हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉविडा's यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम की या फिर रूल ऑफ फेयर हेयरिंग की, जिसका मतलब होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड टू। ऑडी अल्ट्रम पार्टम भी एक वन ऑफ द लिम्स है ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था रूल अगेंस्ट बायस के प्रिंसिपल को। उसमें मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर ना हो, अगर आपको एक बेसिक आइडिया जानना है कि ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को रेफर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड रूल की, दैट इज द सेकंड रूल ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज राइट ऑफ फेयर हेयरिंग या रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, ऑडी अल्ट्रम पार्टम की। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हर पर्सन को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। बिना सुने कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस लीगल रूल को एग्जाम्पल्स और केस लॉस के साथ डिटेल में समझते हैं। ये जो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल है, ये हर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का साइन कोआ नॉन है। साइन कोआ नॉन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल हो, नेसेसरी हो, जिसके बिना कोई भी चीज अधूरी हो। तो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम इज अ साइन कोआ नॉन टू द रूल ऑफ फेयर ट्रायल और फेयर जस्टिस। एंड किसी भी केस पे दोनों ही पार्टीज को हमें एक फेयर चांस देना चाहिए कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके विद देयर रेलेवेंट पॉइंट्स, और हर केस में एक फेयर ट्रायल हो, एक फेयर ट्रायल कंडक्ट हो, ये चीज हमें इंश्योर करनी चाहिए। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल दो प्रोपोजिशंस के ऊपर बेस्ड है। नंबर वन इज प्रायर नोटिस, मतलब कि किसी भी पर्सन को एक प्रायर नोटिस दी जानी चाहिए सो दैट वो अपना जो केस है वो प्रिपेयर कर सके, उसको ये चीज़ पता चल सके कि उसके अगेंस्ट में क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो कोर्ट में आके अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड सेकेंडली, उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना साइड क्लियर करने का एक सही और उचित मौका मिलना चाहिए। इवन इन बाइबल, इन द केस ऑफ ईव एंड एडम, जब उन्होंने जो फ्रूट ऑफ नॉलेज था उसको खा लिया था, विच वॉज फॉरबिडन बाय द गॉड, बिफोर गिविंग द सेंटेंस, उनको सेंटेंस देने से पहले ईव को एक फेयर चांस दिया गया था कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड द वेरी सेम प्रोसेस वाज फॉलोड इन द केस ऑफ एडम टू, उनको भी एक फेयर चांस ऑफ हियरिंग दी गई थी सेंटेंस देने से पहले। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का कि हमें जो किसी भी केस में जो दूसरा पक्ष है, जो अदर साइड है, उसे सुनना चाहिए, या फिर किसी भी पर्सन को बिना सुने उसे कंडेम नहीं करना चाहिए, उसे सज़ा नहीं सुनानी चाहिए, या फिर किसी भी केस में दोनों ही साइड को सुनना चाहिए, किसी भी ऑर्डर को पास करने से पहले, किसी भी डिसीजन को देने से पहले। The rule involves two propositions. Number one, the person who is to be condemned or whose rights are to be affected must have notice of such proceedings. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी पर्सन है जिसके राइट्स इफेक्ट होने वाले हैं, उसको प्रायर नोटिस मिलनी चाहिए कि आखिर उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने डिफेंस को प्रिपेयर कर सके। एंड सेकेंडली, ही मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, और उसके पास एक राइट ऑफ फेयर हियरिंग होनी चाहिए, एक रीजनेबल उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उसकी बात सुनने के लिए भी। A decision based on information gathered behind the back of the affected party without giving him an opportunity to rebut that information or material is opposed to the principles of natural justice. तो अगर कोई अथॉरिटी या फिर कोई डिसीजन मेकर किसी पर्सन के खिलाफ कोई डिसीजन लेता है बिना उसको बताए और बिना उससे उसके साइड की बात सुनने का मौका दिए, तो ऐसा डिसीजन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होता है, उसके खिलाफ होता है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो चुपके से कलेक्ट की गई हो, या फिर जो अफेक्टेड पार्टी है जिसको इस पर्टिकुलर डिसीजन का, जिसके ऊपर असर पड़ेगा, उसको ना तो कुछ कहा गया हो, ना ही उसको अपना साइड रखने का, अपना पक्ष रखने का, या उस इंफॉर्मेशन को चैलेंज रिबट करने का चांस दिया गया है, तो ऐसा डिसीजन गलत माना जाएगा, वो इन कॉन्फ्लिक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस माना जाएगा। सपोज कि एक कोई स्टूडेंट है और वो किसी एक एग्जाम हॉल में चीटिंग कर रहा है, ऐसा ब्लेम उसके ऊपर लगा है, एंड जो कॉलेज है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने उससे बिना पूछे, बिना उसकी बात को सुने, बिना उसके साइड को समझे, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे ही उसको सस्पेंड कर दिया। अगर स्टूडेंट को अपनी बात रखने का चांस नहीं दिया गया, तो ये क्लियर वॉयलेशन है ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
Now, next we have is the components of this right of fair hearing. That is, right of fair being heard includes the following: number one, notice; number two, right of oral hearing; number three, right to examine witnesses; number four, right of cross examination; and number five, right to explain things against oneself. इन सारे components को हम one by one इस lecture में discuss करेंगे. अब हमारे पास एक केस है विच इज रिच वर्सेस बाल्डविन, जो कि 1963 का केस है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ नेचुरल जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है. इस केस के फैक्ट्स ये थे कि इसमें जो मिस्टर रिच थे वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे और उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का क्रिमिनल केस चला. कोर्ट ने इनको बाइज्जत एक्विट कर दिया, लेकिन जज ने अपनी जजमेंट में उनके कैरेक्टर के खिलाफ कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दिए, कुछ एडवर्स कमेंट्स दिए. अब जो वॉच कमिटी थी, जो पुलिस ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट्स या डिसमिसल्स देखती थी, उन्होंने उन रिमार्क्स को बेस बनाकर रिच को जॉब से डिसमिस कर दिया बिना उनके साइड सुने. फिर फर्दर ये जो केस था वो कोर्ट ऑफ अपील में गया, जहां पे कोर्ट ने कहा कि वॉच कमिटी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी नहीं, इसलिए नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता, और उन्होंने रिच का पार्ट सुनना जरूरी नहीं समझा. फर्दर ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, जिन्होंने इस केस में फाइनल डिसीजन दिया बाय 4:1 मेजोरिटी, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन को रिवर्स कर दिया. उन्होंने कहा कि जब किसी को जॉब से निकालना हो, डिसमिसल करना हो, तो वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें नेचुरल जस्टिस का रूल अप्लाई होता है. रिच को बिना नोटिस और बिना हियरिंग के डिसमिस करना इलीगल था. नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. तो बेसिकली इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि चाहे अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल, अगर किसी इंसान के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी है, वो एक क्रूशियल पार्ट है, अदरवाइज वो वॉयलेट हो जाएगा, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट हो जाएगा. Now, next, first component we have is notice. So, each and every person whose civil right is affected must be given reasonable notice of the issue before any action is taken. तो जब भी कोई केस है जिसमें कि किसी पर्सन का कोई सिविल राइट अफेक्ट हो रहा है, तो उसे पहले से ही एक प्रॉपर प्रायर एंड रीजनेबल नोटिस दी जानी चाहिए, ताकि वो उस अकॉर्डिंग अपने केस को, अपने डिफेंस को प्रिपेयर कर सके और प्रॉपर एक्शन ले सके. जो नोटिस है वो क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए एंड अनएम्बिगस होनी चाहिए. उसमें किसी भी टाइप की कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी हिडन मीनिंग नहीं होनी चाहिए. एंड जो नोटिस है वो मेंशन करेगी इन फॉलोइंग चीज़ों को, लाइक टाइम, प्लेस एंड नेचर ऑफ द हियरिंग, कौन सी वो अथॉरिटी है या फिर उस अथॉरिटी की क्या जुरिस्डिक्शन है जो कि हियरिंग कंडक्ट कर रही है, एंड मैटर्स ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स एज रिगार्ड्स चार्जेस. जब भी कोई स्टैट्यूट, कोई पर्टिकुलर एक्ट एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड करता है कि नोटिस दी जानी चाहिए और वहाँ पे नोटिस नहीं दी जाती है, तो ऐसा जो एक्ट है वो वॉइड हो जाता है. एंड जो हमारा आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी रिक्वायर करता है कि जो डिटेन्यू है उसको भी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन फर्निश किए जाने चाहिए, एंड अगर वो ग्राउंड्स वेग है तो जो डिटेंशन ऑर्डर है वो क्वैश कर दिया जाना चाहिए बाय द कोर्ट. जो भी ग्राउंड्स गिवन है नोटिस में, जिसके ऊपर या जिनके ऊपर एक्शन प्रोपोज्ड है टू बी टेकन, वो क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए एंड अनएम्बिग्यूस होने चाहिए. एंड अगर कोई भी नोटिस वेग है, बेयरली उसका मतलब सिर्फ वो चार्जेस मेंशन कर रही है विदाउट मेंशनिंग कि क्या एक्शन, क्या प्रोपोज्ड है उस पे लेने के लिए, तो ऐसा जो नोटिस होता है वो वेग होता है, उसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है. नोटिस किसी भी हियरिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. एंड जो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होती है किसी भी नोटिस की, वो ये होती है कि क्या जो नोटिस है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रही है, सफिशिएंट मटेरियल दे रही है, ताकि जो कंसर्न पर्सन है जिसको ये नोटिस हैंड ओवर की गई है वो अपना एक इफेक्टिव डिफेंस ड्रॉ कर सके. इसीलिए जो नोटिस के कंटेंट्स होते हैं और जो पर्सन्स हैं हु आर एंटाइटल्ड टू नोटिस, और जो टाइम होता है नोटिस को देने का, वो एक इम्पॉर्टेंट मैटर बन जाता है ये आसर्टेन करने के लिए कि क्या कहीं कोई नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का कोई वॉयलेशन तो नहीं हुआ है. और सफिशिएंट टाइम भी देना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन किसी भी नोटिस के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर सके.
अनलेस किसी पर्सन को ये ना पता हो कि उसके अगेंस्ट क्या फॉर्मुलेशन है, उसके अगेंस्ट सब्जेक्ट्स का या फिर इश्यूज का क्या फॉर्मुलेशन है, तब तक वो किसी भी केस को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इट इज़ नॉट इनफ दैट नोटिस इन अ केस बी गिवन, बल्कि जो नोटिस है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। नाउ जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हियरिंग का। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ हियरिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ये जो रूल ऑफ फेयर हियरिंग है, ये हर एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बिना कोई भी जस्टिस अधूरा होता है। एंड इसके दो एलिमेंट्स हैं। नंबर वन इज कि एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए सामने वाली पार्टी को, और जो अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो वो एडिक्वेट भी होनी चाहिए एज वेल एज रीजनेबल भी होनी चाहिए। और कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है बिना किसी व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए, तो ऐसा ऑर्डर इलीगल होगा और उसको हम सेट असाइड कर देंगे। And a person does not have a right to oral hearing unless such hearing is expressly prescribed, or unless the content indicates that he would be able to adequately present the case in writing. तो ये जो रूल ऑफ फेयर हियरिंग है, ये राइटिंग में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अथॉरिटी के डिस्क्रिशन के ऊपर। अनलेस जो स्टैट्यूट है जिसके अंडर में वो अथॉरिटी काम कर रही है वो कोई और प्रोविजन प्रिस्क्राइब करता हो या फिर कोई और डायरेक्शंस देता हो। नाउ वी हैव द केस ऑफ मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में जो मिसेस मनिका गांधी थी, उनका पासपोर्ट जो है वो इम्पाउंड कर लिया गया था, सीज कर लिया गया था पासपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया या फिर बिना उनको कोई प्रायर नोटिस दिए। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये जो रूल है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज जो ये वेरी पर्पस है ऑफ इम्पाउंडिंग द पासपोर्ट उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा, उसको फोरफीट कर देगा। लेकिन हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन दो ये जो इम्पाउंडमेंट ऑफ पासपोर्ट है ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, येट यहाँ पे ये जो रूल है ऑफ फेयर हियरिंग ये अप्लाई होगा बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। एंड ये फेयर नहीं होगा, ये जस्टिसेबल नहीं होगा कि हम इस प्रिंसिपल को, इस कार्डिनल रूल के एप्लीकेशन को सिर्फ एक ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से एक्सक्लूड कर दे, उसको यहाँ पे अप्लाई ना करें। कोर्ट ने इस ऑर्डर को आउटराइटली क्वैश नहीं किया। एंड जो मिसेस मनिका गांधी का जो पासपोर्ट था वो रिटर्न करवा दिया। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट वी हैव इज लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो हर एक व्यक्ति को राइट होता है कि वो अपने केस को प्रेजेंट करे विद रेलेवेंट पॉइंट्स एंड रेलेवेंट एविडेंसेस किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। ये उसका एक फंडामेंटल राइट होता है हर एक पर्सन का। एंड वी हैव अ केस इज खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, ये कहा कि अगर कोई इंसान गरीब है और उसके पास किसी एडवोकेट को हायर करने के पैसे नहीं है, तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। और ये लीगल हेल्प सिर्फ ट्रायल के वक्त नहीं बल्कि रिमांड के वक्त भी मिलनी चाहिए। मतलब जब पुलिस पहली बार उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तब भी उसको ये एडवोकेट मिलना चाहिए। Now the next component which we have is of cross examination. तो it includes both examination and cross examination of witnesses. तो जब किसी केस पे विटनेस कोर्ट के सामने अपना बयान देता है, अपनी टेस्टिमनी देता है, जिसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, तो ऑपोजिट पार्टी को, दूसरी पार्टी को पूरा राइट होता है कि वो उस विटनेस के से सवाल पूछकर सच्चाई को टेस्ट कर सके, उसकी टेस्टिमनी को प्रूव कर सके या डिसप्रूव कर सके। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी जो नेचुरल जस्टिस है का रूल है वो ये कहता है कि सिर्फ विटनेस का बयान लेना ही नहीं, दूसरी पार्टी को उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग का भी पूरा मौका मिलना चाहिए। Now we have the case of Union of India versus T.R. Verma. In this case, it was observed that rules of natural justice requires that a party should have the opportunity of adducing all relevant evidence on which he relies. तो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वो ये रिक्वायर करता है कि
पार्टी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो सारे ही रेलेवेंट एविडेंसेस को पेश कर सके जिस पे वो रिलाई करता है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए. Therefore, a person must have given the right of examining his witnesses in those cases where his rights are likely to be affected. और इसी वजह से जो पर्सन है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर सके जहाँ पे उसके राइट्स जो है वो लाइकली है कि अफेक्ट हो सकते हैं. और इसी तरह से जो रूल है नेचुरल जस्टिस का वो ये भी रिक्वायर करता है कि जो ओपोनेंट के एविडेंसेस है जिन पे वो रिलाई करता है वो अदर पार्टी के प्रेजेंस में ही लिए जाने चाहिए और उस पार्टी को अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका भी मिलना चाहिए. Now, the next component which we have is reasoned decisions. It means a decision that must contain reasons in support of it. तो रीजन डिसीजन का मतलब होता है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर कोर्ट या फिर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या ट्राइब्यूनल जब कोई डिसीजन देती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो उसको उसके लिए पास करने का रीजन भी मेंशन करना चाहिए. कोई भी आर्बिट्ररी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे ये डिसीजन या जजमेंट नहीं आना चाहिए. And we have the cases MP Industries versus Union of India. Supreme Court observed that the condition to give reasons in decision introduce clarity and exclude arbitrariness. तो ये जो हमने कंडीशन इम्पोज की है कोर्ट्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ऊपर या फिर किसी भी टाइप की जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर कि उन्हें रीजंस देना है अपने डिसीजन का, वो एक तरह से क्लैरिटी लेके आती है, किसी भी टाइप की आर्बिट्रेरीनेस को एक्सक्लूड करती है और एक फेयर प्ले को इन एक्शन लेके आती है. इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द पार्टी अगेंस्ट whom द ऑर्डर इज मेड. और जिस पार्टी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है उसको भी एक तरह का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है. Next we have is institutional decisions. So it is a cardinal aspect of principles of natural justice that he who hears must decide. This is corollary to the rule of odi alterum partem. नेचुरल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ही हु हियर्स मस्ट डिसाइड. मतलब जिसने हियरिंग की हो, जिसने सुनवाई की हो, वही फाइनल डिसीजन ले. अगर कोई दूसरा पर्सन डिसीजन ले रहा है बिना हियरिंग के, बिना सुनवाई के, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है. ये प्रिंसिपल ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम रूल का पार्ट है. इसका मतलब है दोनों साइड्स को सुनना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज पोस्ट हेस्ट डिसीजन. तो इसका मतलब होता है जल्दी में डिसीजन लेना बिना प्रॉपर हियरिंग के. नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोर्ट या अथॉरिटी को बिना समझे, बिना पूरी हियरिंग किए डिसीजन नहीं लेना चाहिए. हर जजमेंट सोच समझकर एक जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड को लगाकर और फेयर हियरिंग के बाद ही देना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग. इट मीन्स हियरिंग दैट इज गिवन आफ्टर द डिसीजन हैज बीन गिवन. इसका मतलब है पहले डिसीजन ले लिया और हियरिंग बाद में दे दी. ये तब यूज होता है जब पब्लिक इंटरेस्ट में इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो और डिसीजन से पहले हियरिंग देना इम्पॉसिबल या पॉसिबल ना हो. इम्पॉसिबल हो मतलब पॉसिबल ना हो. इसका भी वही केस है दैट इज विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. दैट इज अ केस ऑफ मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो जो ये डॉक्ट्रीन है ऑफ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग ये इसी केस में प्रोपाउंड की गई थी जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हेल्ड किया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो तो हियरिंग डिसीजन के बाद भी दी जा सकती है. इसी डॉक्ट्रिन को बोला जाता है पोस्ट डिसीजनल डॉक्ट्रिन. Now we have come to the last topic of this lecture, that is exceptions to odi alterum partem. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ये जो रिक्वायरमेंट है नोटिस की, हियरिंग की, इन सबको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. और जो ग्राउंड्स हैं जिन बेसिस पे हम इनको पार्टली या फिर होलली कंप्लीटली एक्सक्लूड कर सकते हैं वो एज फॉलोज डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी अथॉरिटी का काम पॉलिसी बनाने का है तो उसमें हर पर्सन को इंडिविजुअली सुनना ज़रूरी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ बनाए गए कुछ ब्रॉड रूल्स है तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को सुनना इज़ नॉट नेसेसरी. नंबर 2 इज़ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डिस्क्रिशनरी फंक्शंस इन्वॉल्व हो. अगर कोई डिसीजन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव या डिस्क्रिशनरी है तो यहाँ पे जो हियरिंग है वो देना मैंडेटरी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी स्टाफ का कोई ट्रांसफ़र है या फिर कोई रूटीन अपॉइंटमेंट्स है तो ऐसे केसेस में रूल ऑफ फेयर हियरिंग अप्लाई नहीं करता है. वहाँ पे हम इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं. नंबर 3 इज़ इमरजेंसी या फिर किसी भी तरह के प्रिवेंटिव एक्शन के केसेस में
अगर किसी मैटर में इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी हो, जैसे कि प्रिवेंटिव अरेस्ट या लाइसेंस का सस्पेंशन हो, तो वहाँ पे भी बिना सुनवाई के, बिना हियरिंग के भी एक्शन लिया जा सकता है। एंड द लास्ट इज़ दैट वेयर डिस्क्लोज़र ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द पार्टी अफेक्टेड वुड बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर किसी केस में जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो किसी तरह की नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा हो, तो उस केस में नोटिस या हियरिंग जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, वो देने की रिक्वायरमेंट हटा दी जाती है। ऐसे केसेस में हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू वुड हैव लाइक द लेक्चर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।